हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइज़ 8 फरवरी को जो सीटेट का सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो उसका हिंदी का पेपर आइए सॉल्व करते हैं। तो भाषा 1 हिंदी, भाग संख्या 4। तो देखिए 51 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्न। सबसे पहले है गद्यांश जो पैसेज आता है, तो आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले पैसेज। तो अहंकार में इंसान के चरित्र को पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अहम भाव का त्याग कर सद्भाव से जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई अपने आप को श्रेष्ठ मानता है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दुनिया में हर किसी से बड़ा कोई ना कोई अवश्य होता है। सृष्टि के निर्माता ने ऐसा चक्र बनाया है कि कोई भी अपने आप को दुनिया में श्रेष्ठ नहीं समझ सकता। अगर समझता है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। भगवान बुद्ध के अनुसार दिखावा और घमंड अपने प्रयोजन से किए गए कार्यों को भी मलिन कर देते हैं। इसकी वजह से हमारा मान सम्मान कम हो जाता है। अगर मन को शांत रखना हो तो घमंड से बचना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 91 का क्वेश्चन कि सृष्टि निर्माण करने वाले ने ऐसा चक्र बनाया है कि पहला है कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता है। दूसरा है कोई भी किसी को सर्वश्रेष्ठ समझ सकता है। तीसरा है कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ सकता है। और चौथा है कोई भी स्वयं को विशिष्ट समझ सकता है। तो देखिए पैसेज में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सारे आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ से सृष्टि के निर्माता ने ऐसा चक्र बनाया कि कोई भी अपने आप को इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे प्रयोजन में रेखांकित शब्द हैं। पहला है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए अच्छे प्रयोजन, तो रेखांकित मतलब अच्छे को हमें बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। तो देखिए जिसमें किसी भी चीज़ को अच्छा, बुरा या लंबा, छोटा उसकी विशेषता बताई जाए, गुण बताए जाएं, तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य भी मलिन हो जाते हैं जब वे पहला है मलिन उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, दूसरा है दिखावे के लिए किए जाते हैं, तीसरा है लोभ व लालच के लिए किए जाते हैं और चौथा है स्वच्छ हाथों से किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं पैसेज में। देखिए भगवान बुद्ध के अनुसार दिखावा और घमंड के प्रयोजन से किए गए कार्य को भी मलिन कर देते हैं। तो दिखावे के लिए जो कार्य किए जाएं, तो इसमें दिखावे के लिए किए जाते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य भी मलिन हो जाते हैं जब वे दिखावे और घमंड के लिए किए जाएं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भाव का संधि विच्छेद है। पहला है सदधन भाव, दूसरा है सदुधन भाव, तीसरा है सुधन भाव और चौथा है सतधन भाव। तो सद्भाव संधि विच्छेद है। तो सबसे पहले सद्भाव जो है वो है व्यंजन संधि। तो देखिए सतधन भाव, सतधन भाव। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सतधन भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का कारण है। पहला है भूल, दूसरा है आलस्य, तीसरा है घमंड और चौथा है बुरी आदतें। तो देखिए सबसे पहले इसमें अहंकार की ही बात और अहंकार घमंड की बात की गई है। तो वही
इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण घमंड है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? पहला है समभाव और समानता का, दूसरा है समानता और न्याय का, तीसरा है प्रेम और सद्भाव का, और चौथा है सद्भाव और समभाव का। तो इस गद्यांश में मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए? तो देखिए, पहली ही लाइन में थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अहम भाव का त्याग कर समभाव और सद्भाव से जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। समभाव और सद्भाव से। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सद्भाव और समभाव से प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है तो यह उसकी है। पहला है श्रेष्ठ विचार, दूसरा है विनम्रता, तीसरा है बड़प्पन और चौथा है भूल। तो देखिए, सृष्टि के निर्माता ने ऐसा चक्र बनाया है कि कोई भी अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। अगर समझता है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, भूल। यदि कोई स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है तो यह उसकी भूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब कम हो जाते हैं? पहला, जब अहंकार हो जाता है, दूसरा जब निरादर हो जाता है, तीसरा जब मन शांत नहीं रहता, और चौथा है जब क्रोध अनियंत्रित हो जाता है। तो आइए गद्यांश में देखते हैं कि मान सम्मान कब कम हो जाता है। तो देखिए, भगवान बुद्ध के अनुसार दिखावा और घमंड के प्रयोजन से किए गए कार्यों को भी मलिन कर देते हैं। इसकी वजह से हमारा मान सम्मान कम हो जाता है, मतलब दिखावे और घमंड की वजह से। तो देखिए, घमंड और अहंकार एक ही चीज है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मान सम्मान अहंकार की वजह से कम हो जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? पहला है प्रयत्न, दूसरा है समान, तीसरा है मलिन और चौथा है श्रेष्ठ। तो देखिए, दूसरा समान है, तो अगर समान में हम ताप प्रत्यय लगाते हैं तो ये समानता हो जाएगा, मलिन में लगाते हैं तो मलिनता हो जाएगा, और श्रेष्ठ में लगाएंगे तो श्रेष्ठता हो जाएगा। लेकिन प्रयत्न में हम ता का प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रयत्न। नेक्स्ट है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक। पहला है, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रसाद, जिस से पथ पर इसने मिला उस राही को धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि समूह से भिन्न शब्द हैं। पहला है जिस, दूसरा है स्थिरता और अस्थिरता, तीसरा है दाएं बाएं, चौथा है सुख दुख। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो स्थिरता अस्थिरता मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है, विलोम शब्द है। फिर उसके बाद है दाएं बाएं, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, विलोम शब्द। और फिर सुख दुख जो भी है विलोम शब्द ही है। तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिस। 101 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द है। पहला है जीवन, दूसरा है पग, तीसरा है मंजिल और चौथा है पथ। तो देखिए, पहला है लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए हमें उचित शब्द इसमें ढूंढने हैं। तो पहला है जीवन, तो जीवन बिल्कुल नहीं होगा, पग ये भी नहीं है, पथ रास्ता होगा। तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहता है? पहला है खेल दिखाने वाले को, दूसरा है साथ चलने वाले को, तीसरा है प्रेरणा देने वाले को और चौथा है स्नेह देने वाले को।
तो देखिए इसकी लास्ट की 2 लाइन, जिस जिस से पथ पर इसने मिला उस राही को धन्यवाद। तो जिस जिस से पथ पर क्या मिला, स्नेह मिला। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्नेह देने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की विशेषता है, पहला है लंबा, दूसरा है अस्थिर, तीसरा है अनजाना और चौथा है सीमित। तो देखिए जीवन की विशेषता जो होगी वो पहली ही लाइन में दिया हुआ है कि जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। तो जीवन अस्थिर है, इसकी विशेषता अस्थिर होगी। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित पग प्रतीक है, पहला है सीमित मित्रों का, दूसरा है सीमित संसाधनों का, तीसरा है सीमित रास्ते का और चौथा है संकरे मार्ग का। तो देखिए सीमित पग का प्रतीक है, पग माने होता है रास्ता, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीमित रास्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना, पहला है सरल है, दूसरा है अविश्वसनीय है, तीसरा है असंभव है और चौथा है कठिन है। तो देखिए इसकी लाइन, सीमित पग डग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। तो कहीं ना कहीं कवि यह कहना चाहता है कि सीमित पगडंड, जो सीमित रास्ते हैं मंजिल को पाने के, वो तय कर लेना कोई खेल नहीं है। तो देखिए उस हिसाब से सरल है ये बिल्कुल नहीं होगा, अविश्वसनीय ये भी नहीं है, असंभव है ऐसा भी कवि ने नहीं कहा है। तो कहीं ना कहीं कि जीवन में कुछ प्राप्त कर लेना कठिन है। तो इसका आंसर 4 सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है। यहाँ अध्यापक किस भूमिका का निर्वाह कर रहा है? पहला है विशेषज्ञता संबंधी सूचना देने वाला, दूसरा है निदान शास्त्री, तीसरा है प्रबंधक और चौथा है योजना निर्माणक। तो एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए जो प्रश्नावली देता है, तो अध्यापक कहीं ना कहीं योजना निर्माणक का कार्य कर रहा है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, योजना निर्माणक। देखिए अभी कथन और रीजन वाला क्वेश्चन। कथन में अधिगम अनुभव बच्चों के जीवन और उनके संदर्भों से जुड़े होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि अधिगम अनुभवों की अभिकल्पना बच्चों की पूर्व समझ के आधार पर करनी चाहिए। तो देखिए अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो उसकी अभिकल्पना बच्चों की जो पूर्व समझ जो पहले से बच्चे जानते हैं, अगर उस आधार पर हम अधिगम को मतलब कि बच्चों को पढ़ाते हैं तो इससे बच्चे बेहतर समझ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन से बिल्कुल सही कहा गया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला है भाषा अधिगम संबंध अर्थ ग्रहण करने से है, दूसरा है भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है, तीसरा है कि सभी शिक्षार्थी सरलता पूर्वक भाषा सीख सकते हैं यदि उन्हें भाषा में व्यवहार करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएं, चौथा है अधिगम भाषा अधिगम में समय लगता है। तो देखिए भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो भाषा सीखने का संबंध अर्थ ग्रहण करने से है, ये तो बिल्कुल सही है। और फिर है कि भाषा शिक्षार्थियों का सरलता पूर्वक बच्चे जो है शिक्षार्थी वो सरलता पूर्वक भाषा सीख सकते हैं यदि उन्हें भाषा में व्यवहार करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। और भाषा अधिगम में समय लगता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि बच्चे को कोई भी भाषा सीखने में टाइम लगेगा। तो अगर इसका आंसर सही नहीं होगा तो वो होगा अनिवार्य, क्योंकि भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य नहीं है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण कि भाषा सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहलू है। यह वह प्रमुख दक्षता है जिसका विकास बच्चों में होना चाहिए। बिल्कुल बात है कि भाषा सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहलू है, ये बिल्कुल कथन करेक्ट है। फिर दूसरा है कि सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति की दक्षताएं बच्चों को अस्मिता का प्रभाव प्रदान करती हैं, साथ संबद्धता, दूसरों की संस्कृति और अस्मिता की सराहना का भाव भी पैदा करती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण कि किसी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्य संग्रह होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है विद्यालय में अध्यापक द्वारा, तो उसमें बच्चों के कार्यों का ही उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। और दूसरा है कि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उनके अपने प्रबल पक्ष और कमज़ोर पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट इसका भी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियाँ, कविताएं, नाटक और लेखन की और भी विधाएं होती हैं। हमें इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि पहला है सुविख्यात रचनाकारों द्वारा लिखी जाती है, दूसरा है यह सामग्री सरल भाषा में लिखी जाती है, तीसरा है यह सामग्री प्रामाणिक होती है और स्वाभाविक भाषा में होती है, चौथा है कि पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए जाने के उद्देश्य से लिखी जाती हैं। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियाँ या कविताएं या नाटक और लेखन की कौन सी विधाएं होती हैं। तो देखिए, सुविख्यात रचनाकारों द्वारा लिखी जाती हैं, ऐसा नहीं है। जो रचनाकार सुविख्यात नहीं है वो भी तो कविताएं लिखते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल। दूसरा है कि यह सामग्री सरल भाषा में लिखी जाती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी कहानियाँ और कविताएं और नाटक जो रचनाकारों द्वारा लिखी जाती हैं वो इजी हों, सरल भाषा में ही हों, ऐसा नहीं है, वो कठिन भी हो सकती हैं। फिर थर्ड है कि ये सामग्री प्रामाणिक होती है और स्वाभाविक भाषा में होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए कि यह सामग्री प्रामाणिक होती है और स्वाभाविक भाषा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। पहला है किसी विशिष्ट आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए बारीकी से पठन, दूसरा है प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना, तीसरा है शब्दावली को पहचानना, मुख्य बिंदुओं का चयन करना, और चौथा है अर्थ निकालना और अपरिचित कोश विषयक शब्दों का प्रयोग। तो भाषा का संज्ञानात्मक सिद्धांत, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो वो तो जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हम 112 देख रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। तो किसी विशिष्ट आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए बारीकी से पठन, या शब्दावली को पहचानना, मुख्य बिंदुओं को, या प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना। तो देखिए, इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना। ये जो है पठन का उपकौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्पित करता है कि भाषा पहला है समाज में लोगों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, दूसरा है शाब्दिक अभिव्यक्ति से पहले अवधारणाओं के प्रति बच्चे की समझ पर निर्भर करती है, तीसरा है व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है, और चौथा है पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखी जाती है। तो देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शाब्दिक अभिव्यक्ति से पहले अवधारणाओं के प्रति बच्चे की समझ पर निर्भर करती है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बिल्कुल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रों के बारे में गलत है? पुस्तकों में चित्र और आरेख। पहला है, बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं। दूसरा, अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। तीसरा है, विषय वस्तु को उभारते हैं। और चौथा है, बच्चों की रुचि बनाए रखते हैं। तो देखिए, पुस्तकों में चित्र और आरेख जो है वो बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए हम बच्चों से चित्र नहीं बनवा सकते। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट गलत होगा। और अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। विषय वस्तु को उभारते हैं, ये भी नहीं होगा। बच्चों की रुचि बनाए रखते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर बच्चों को फिगर चित्र दिखाया जाए तो उससे बच्चे जल्दी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, छोटी आयु वाले शिक्षार्थी आंशिक रूप से अमूर्त अवधारणाओं को समझ पाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो अमूर्त, जो उनको दिखाई नहीं देती ये चीज़ें, उसकी अवधारणा को वो नहीं समझ पाएंगे। और दूसरा कि बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थी अमूर्त अवधारणाओं द्वारा प्रेरित होते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है कि बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थी अमूर्त अवधारणाओं को समझ लेते हैं। जो चीज़ छोटे बच्चे देखेंगे ही नहीं तो उसे वो उसकी अवधारणा को कैसे समझेंगे? तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन होता है। क्योंकि जो बहुत छोटी आयु वाले बच्चे होते हैं उन्हें जब आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवधारणा में कोई चीज़ें बताएंगे, मतलब उसके सामने कोई भी चीज़ें दिखाकर उसे पढ़ाएंगे, तो उससे बच्चे को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे दीवारों पर क्रम कांटे बनाएं, चित्र बनाएं और जो भी मन में आ रहा है उसे लिखें। वह उन्हें किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है? पहला है लेखन कौशल विकास। दूसरा है वर्णमाला के अक्षरों को लिखने की शुरुआत। तीसरा है उद्गामी साक्षरता विकास। और चौथा है आनंद और हास्य। तो कक्षा 1 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे दीवारों की क्रम कांटे बनाएं, चित्र बनाएं और जो भी मन में आए वो लिखें। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए कि लेखन कौशल विकास, क्योंकि लिखने के लिए कह रही है तो कहीं ना कहीं इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कि आयोग इसमें पहला मानता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन हमें तीसरा भी सही लग रहा है, उद्गामी साक्षरता का विकास। तो देखते हैं कि आयोग ये दोनों में कौन सा क्वेश्चन मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने महसूस किया कि उसके कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम के लिए किस पहलू विशेष जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणा से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन में कठिनाई आ रही है। अध्यापक ने इन विद्यार्थियों जिन्हें कठिनाई आ रही थी के लिए पृथक रूप से शिक्षण किया, जिससे वे इस तरह की पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सकें और पठन कर सकें। इस तरह के अभ्यास को किस रूप में जाना जाएगा? पहला है चिंतन कौशल, दूसरा है प्रतिपुष्टि फीडबैक शिक्षण, तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण और चौथा है उच्च स्तरीय कौशल। तो देखिए, वैज्ञानिक अवधारणाओं से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन में यदि बच्चों को कठिनाई आ रही है और जब अध्यापक ने इन विद्यार्थियों जिन्हें कठिनाई आ रही थी उसके लिए पृथक रूप से शिक्षण किया, जिससे वे इस तरह की पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सकें, तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये फीडबैक द्वारा किया जा रहा है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, प्रतिपुष्टि फीडबैक शिक्षण से शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात का आकलन करने के लिए कि विद्यार्थी किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए व्यावहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए विद्यार्थियों को क्या करना उचित होगा? पहला है दुकानदार और ग्राहक के बीच घटित कोई लघु कथा पढ़ाने के लिए दी जाए। दूसरा है दुकानदार और ग्राहक के बीच हो रहा दृश्य चित्रित किया जाए।
तीसरा है दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले लघु संवाद को लिखने के लिए कहा जाए। और चौथा है लघु खाद्य पदार्थ संबंधी प्राथमिकताएं लिखने के लिए कहा जाए। तो देखिए हमें लिखने के लिए बिल्कुल नहीं कहना है, तो चौथा और तीसरा ऑप्शन पहले ही हम काट रहे हैं। फिर दुकानदार और ग्राहकों के बीच हो रहा दृश्य चित्रित किया जाए। और पहला क्या था कि लघु कथा पढ़ने के लिए, तो हमें लघु कथा वहाँ कोई कहानी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दुकानदार और ग्राहक के बीच हो रहा दृश्य चित्रित करने के लिए कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? पहला है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे जब हम बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे बच्चे एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। और दूसरा है कि जोड़ीदार के साथ तथा समूह में कार्य करवाएंगे, विद्यार्थियों से उनकी राय आमंत्रित करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बच्चे समूह में कार्य करेंगे और विद्यार्थियों को यदि शिक्षक उनकी राय भी आमंत्रित करते हैं, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। इससे बच्चों को सीखने में और किसी भी चीज़ में भाग लेने में कठिनाई नहीं होगी। तीसरा है कि पाठ्य सामग्री को सरसवर पढ़ने के लिए कहेंगे और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देंगे, जिससे कि व्यक्तिगत अधिगम हो सके। चौथा है एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे, जिससे अंतःक्रिया हो सके, और एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे। तो देखिए पाठ्य सामग्री को सरसवर पढ़ने के लिए कहेंगे और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देंगे, जिससे कि व्यक्तिगत अधिगम हो सके, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका कहीं ना कहीं अगर गलत है तो वो है डी, एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिसकी भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया है और जो प्रामाणिक सामग्री पर आधारित है, इस सामग्री को क्या कहेंगे? पहला है द्विभाषिक शब्दकोश, दो भाषाओं में, बिल्कुल नहीं। दूसरा है स्तरवार पठन पुस्तकें, ग्रेडेड रीडर। तीसरा है समाचार पत्र, ये भी नहीं होगा। और चौथा है रोल कार्ड, कि हमें किस टॉपिक पे बोलना है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्तरवार पठन पुस्तकें, ग्रेडेड रीडर। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लेकिन आप लोग अभी इसे फाइनल आंसर की बिल्कुल ना समझें, हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन जो है कथन रीजन वाला क्वेश्चन, वो आयोग क्या मानता है उसके लिए हम वेट करेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन सही हैं। धन्यवाद।